अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पापड़ फरोश और जिन्नात से मुतल्लिक पुरअसरार कहानी। ये सच्ची कहानी मेरे नाना की आप बीती है। वो खुद पर बीता ये वाक़या बड़े जज्ब से सुनाया करते थे, इतना कि हमें असबर हो गया। गो के उनके इंतकाल को भी मुद्दतें बीत गई हैं, मगर उनका सुनाया गया वाक़या मेरे जहन में हर्फ बहर्फ महफूज है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी मेरे नाना सत्तार की ज़ुबानी। मेरा नाम सत्तार है। हम 4 बहन भाई थे। 2 बहनें और एक भाई मुझसे बड़े थे और फिर मैं था। मेरी शादी भारत के शहर कानपुर में हुई थी। ये पाकिस्तान बनने के कई साल बाद की बात है। शादी के पहले साल ही अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा था। मेरी वालिदा ने बड़े प्यार से उसका नाम कमर रखा था। अभी मेरा बेटा 3 साल का था कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। सबसे छोटा होने के नाते मैं अपनी वालिदा की आंख का तारा था। वालिद का पहले ही इंतकाल हो चुका था, अब वालिदा का भी इंतकाल हो गया तो मेरा दिल यहाँ से उचाट हो गया। मेरे तीनों बहन भाई अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। मैंने अपनी बीवी बच्चे को लिया और पाकिस्तान आ गया। मैं अपने साथ जो पैसे लाया था उसे एक छोटा सा घर खरीद लिया और छोटे मोटे काम करके घर का निज़ाम चलाने लगा। मेरी बीवी बहुत साबिर और सलीकाशार थी। उस गुर्बत के दौर में उसने मेरा बड़ा साथ दिया था। भूखे रह कर भी उसने उफ तक ना किया। उसी ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे चावल और मूंग की दाल के पापड़ बनाने आते हैं, मैं आपको बनाकर दिया करूंगी और आप उन्हें बेच कर आ जाया करना। उसका ये मशवरा मुझे बहुत बेहतर लगा। चुनाचे हर रोज़ वो मुझे पापड़ बना कर देती। मैं उसे बेचने लगा। शुरू में थोड़े बनाए, लोगों ने पसंद किए और सारे के सारे पापड़ हाथों हाथ बिक गए। उसके बाद हमने ज़्यादा मिकदार में बनाए और उन्हें महफूज रखने के लिए मैंने एक पेपर ड्रम खरीद लिया। उसमें डोरी बांधकर उसे अपने कांधे पर लाद कर मैं गली गली आवाज़ लगाकर पापड़ फरोख्त करने लगा। शाम तक मैं फेरी लगाकर वापस आ जाता। कभी सब बिक जाते और कभी बच जाने वाले पापड़ हम मियाँ बीवी और बच्चा मिलकर खा लेते। इस तरह हमारा गुजारा बड़े आराम से हो रहा था। फिर हमारे आंगन में मज़ीद 3 बच्चों की आमद हो गई। अफराद के इजाफे से घर के बजट पर भी असर पड़ा था, ताहम फिर भी गुजारा हो रहा था। मेरा बड़ा बेटा 10 साल का हो गया था। मैंने उसे एक बनिए की दुकान पर लगवा दिया था। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था। स्कूल से आकर वो काम पर चला जाता, कुछ पैसे वो भी लाने लगा था। ये गर्मियों की एक दोपहर की बात है। गर्मी जोरों पर पड़ रही थी। इन सब से बेनियाज में अपना पेपर ड्रम उठाए आवाज़ें लगा रहा था। लू और गर्मी से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों में पनाह लिए हुए थे। आज मेरे पापड़ भी ज़्यादा न बिके थे। पैदल चलते चलते मेरा गर्मी से बुरा हाल था। आगे कुछ दूर मुझे हरा भरा सा घर नज़र आया तो मैं उस तरफ बढ़ गया। ये एक बोसीदा सा घर था, जिसके टूटे फूटे चबूतरे पर बैठने से पहले मैंने अपने कंधे पर मौजूद साफे की मदद से गर्द झाड़ी और उसकी दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरे सर से कुछ फासले पर अनार, मेहंदी और अमरूद के दरख्त थे। उस घर के सामने जो घर था उसमें भी आम का दरख्त लगा था, जिसकी घनी शाखें उस घर और गली में साया किए हुए थीं। आमने सामने दरख्तों की वजह से उस जगह काफ़ी ठंडक थी। उस घर की गैलरी में लगे मेहंदी, अमरूद और अनार के दरख्त की कुछ शाखें बाहर की जानिब भी झुकी हुई थीं। मैं चबूतरे पर आलती पालती मार कर बैठा हुआ था और मेरा मुंह ऊपर की तरफ था। अनार के उस छोटे से दरख्त पर लगे सुर्ख सुर्ख अनार देखकर मेरा जी मचल उठा और मैं बेख्तियार खड़ा हो गया। जैसे ही उन पके हुए अनार को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे अपने बुजुर्गों की कही बात याद आ गई कि किसी की भी चीज़ बग़ैर इजाज़त ना लें, यहाँ तक कि किसी भी पेड़ पौधे के फल या फूल तोड़ने से पहले 3 मरतबा इजाज़त लें फिर तोड़ें, चाहे वहाँ कोई मौजूद ना हो तब भी। चुनाचे मैंने हाथ वापस खींच लिया और बा आवाज़ बुलंद 3 मरतबा इजाज़त तलब की और फिर 2 अनार तोड़ लिए और वहीं चबूतरे पर बैठ गया और अपने पास मौजूद फोल्डर नाइफ से उसे छीलकर उस पर पापड़ पर छिड़कने वाला मसाला डालकर खाने लगा। अनार बेहद रसीले और मज़ेदार थे। खाने से फारिग होकर मैंने उनके छिलके पास पड़े कचरे के ढेर पर डाले और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। दीवार के सहारे टेक लगाए हुए न जाने कब मेरी आंख लग गई।
गैर महसूस तरीके से अचानक मेरी आंख खुल गई। कुछ देर नासमझी से देखता रहा। मैं सीधा होकर बैठ गया। फिर मेरी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी। मेरी आंखों ने एक इंतहाई हैरत अंगेज नज़ारा देखा। मेरे पेपर ड्रम के इर्द गिर्द 10-10 के कई नोट दायरे की शक्ल में घूम रहे थे। मैं हैरत से गुमसुम आंखें फाड़े देख रहा था। दफतन मेरे कानों से एक आवाज़ टकराई, ये सब रुपए ले लो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर वहां मेरे सिवा और कोई ना था। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने जल्दी से अपना ड्रम उठाया तो एक मर्तबा फिर आवाज़ आई, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए है, इन्हें उठा लो। नर्म आवाज़, मेहरबान लहजा पाकर मुझ में कुछ हिम्मत पैदा हुई और मैंने डरते डरते वो तमाम के तमाम नोट उठा लिए और अपना बैग जो कि मेरी कमर पर था उसमें भर लिए और अपना ड्रम उठाकर तेज़ी से रवाना हो गया। घर पहुंचकर वो तमाम नोट जब मैंने अपनी बीवी को दिए तो वो हैरान रह गई। कहने लगी, ये ढेर सारे नोट आपको कहाँ से मिले? क्योंकि तमाम नोट करारे थे और बिल्कुल नए थे। उस जमाने में 10 रुपए के नोट की बड़ी अहमियत थी। 10 रुपए में घर का राशन बड़े आराम से आ जाया करता था, फिर भी पैसे बच जाया करते थे। मैंने अपनी बीवी को सारी बात बता दी कि किस तरह मुझे एक अनदेखी हस्ती ने ये रुपए अनायत किए। इतने पैसे देखकर जहां वो खुश थी वहां साथ ही डर भी रही थी कि किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैंने कौन सा चोरी किए या किसी से छीने हैं, मुझे बिन मांगे मिले हैं। तुम परेशान मत हो, बस यूं समझ लो अल्लाह ताला ने गैब से हमारी मदद की है। घर के अखराजात पूरे करने के बाद भी पैसे बच गए थे। अगले दिन मैं झिझकता हुआ फिर उसी बोसीदा घर की तरफ आ गया और उसके उसी टूटे फूटे गर्द आलूद चबूतरे को साफे की मदद से साफ करके बैठ गया। कुछ देर यूं ही बैठा रहा। आज भी गर्मी की वजह से मेरे पापड़ ज्यादा न बिके थे। मैं सोचने लगा, कोई बात नहीं, कल वाले पैसों से काम चला लेंगे। मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैं अपने साथ लाई हुई बोतल से पानी पीने लगा। अचानक हवा में तेजी आ गई। मैं हैरान था कि अभी तो सब कुछ ठीक था, फिर ये एकदम हवा कैसे चलने लगी। फिर मेरी नज़र ज़मीन पर रखे अपने ड्रम की तरफ पड़ी। कल की तरह आज भी बहुत सारे 10 के नोट ड्रम के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे थे। दायरे की शक्ल में घूमते हुए उन नोटों का रक्स देखने में मुझे आज खौफ महसूस ना हो रहा था। अलबत्ता मेरे जहन में इस बात की तकरार जारी थी कि आखिर ये सब क्या है। इतने में बाज़गश्त सुनाई दी, ये तमाम रुपए उठा लो। खासी रोबदार आवाज़ थी कि मैं मरूब सा हो गया। उसके बाद वहाँ खामोशी छा गई। मैं आगे बढ़ा और कल की तरह तमाम नोट बटोरे और आगे चल पड़ा। अब मेरा ये रोज़ का मामूल बन गया। मैं रोज़ाना उसी घर के चबूतरे पर बैठ जाता। हस्बे साबिक नोट हवा के दोष पर तैरते हुए आते और मेरे ड्रम के इर्द गिर्द घूमने लगते। कुछ देर बाद हवा रुक जाती, नोट वहीं रह जाते। मैं नोटों को समेटकर अपनी कमर पर बंधे बैग में डाल लेता। एक तो बात मैं बताना भूल गया कि मेरे ड्रम के सारे पापड़ खुद ब खुद गायब हो जाते थे। मेरे पापड़ के पोशीदा खरीदार मेरे पापड़ की कीमत से ज़्यादा मुआवजा देते थे। मुझे बैठे बिठाए बगैर मेहनत किए मुनाफा मिल जाता था। यहाँ आना जाना रोज़ का मामूल बन गया था। सच पूछिए तो मुझे अब इस काम में मज़ा आने लगा था। ऐसा न था कि मैं काम चोर था, बस इस काम के अनोखेपन की वजह से दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। इस तरह कई महीने गुजर गए। इस दौरान मैंने अपने घर की मुरम्मत करवा ली। काफ़ी अच्छा घर बन गया था। घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। हम अच्छा खाने पीने लगे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि फिर ऐसा कुछ होगा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी ना था। एक दिन मैं रुपए बटोरने में मगन था कि मुझको आवाज़ आई। यूं लग रहा था जैसे कोई सिसक रहा हो। मैंने चौंक कर देखा तो वहाँ कोई ना था। फिर खामोशी छा गई। मैंने तमाम नोट इकट्ठे किए, अपने साथ रखे बैग में डाले और घर चला आया। मौसम अब ठंडा रहने लगा था। कानों को ठंडी हवा से बचाने के लिए मैं अपने सर को मफलर से ढांप कर रखने लगा था। दोपहर तक मौसम में ठंडक का एहसास कदरे कम हो जाया करता था, इसलिए सिर्फ मफलर ही से काम चला लिया करता था। आज भी मैं हस्बे मामूल उस बोसीदा घर के चबूतरे पर बैठा था। अब आदत सी हो गई थी उस जगह यूं बैठे रहने की।
ایک بات میں نے محسوس کی تھی کہ جب میں اس چبوترے پر بیٹھتا تو یہاں سے کبھی کبھار علاقے کے مکینوں کا گزر ہوتا تو وہ مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں، اور مجھے وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے گزر جاتے۔ ان کے اس طرح دیکھنے سے میں کچھ نروس سا ہو جاتا کہ پتہ نہیں یہ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں سر جھٹک کر اپنے آپ میں مگن ہو جاتا۔ اس دن کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اسی وقت میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے مخاطب کر کے کچھ کہہ رہا ہے۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ یہ گھر نئے سرے سے تعمیر کیا جانے والا ہے، اس لیے اس کو مسمار کر دیا جائے گا اور اس انار کے درخت کو بھی کاٹ دیا جائے گا جس پر ہمارا بسیرا ہے۔ برسوں سے ہم یہاں آباد تھے۔ ہم ہرگز اپنا آشیانہ چھوڑ کر نہ جاتے، مگر ہمیں واسطہ ہی ایسا دیا گیا ہے کہ ہم یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہمارا تمہارا ساتھ بس یہیں تک کا تھا۔ اگر تم یہاں آؤ گے تو تمہیں ہم نہ ملیں گے۔ ہمیں تمہاری اجازت لینے والی عادت پسند آئی تھی، ورنہ تو تم انسان دنیا کی ہر چیز پر اپنا حق سمجھتے ہو اور کسی بھی پھل یا پھول کو توڑنے سے پہلے پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ تم جس طرح اجازت لے کر پھل توڑا کرتے تھے، ہمیں تمہاری یہ ادا بھا گئی تھی۔ دوسرے، ہماری بیٹی کو تمہارے پاپڑ پسند تھے، اس لیے بھی ہم نے تمہاری مدد کی، اور یہ کہ تمہیں محسوس نہ ہو کہ کوئی تمہیں بلا وجہ پیسے دے رہا ہے تو تمہارے تمام پاپڑوں کی ضرورت ہو یا نہ ہو ہم خرید لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارے پاپڑ بے حد لذیذ اور مزیدار ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے ایسا ذائقہ کبھی نہیں چکھا، اس لیے تمہیں ملنے والے تمام پیسے ان پاپڑوں کی قیمت اور تمہاری اچھی عادت کے انعام کے طور پر تھے۔ آج کے بعد تمہارا یہاں آنا فضول ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں ہڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو کچھ میں نے سنا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ اسی ادھیڑ بن میں کافی دیر مبتلا رہنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا۔ اتفاق سے اس دن میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں 6 دن پھیری پر نہ جا سکا، اور جب وہاں گیا تو جیسے 7 آسمان میرے سر پر آ گرے۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے پیروں تلے سے کسی نے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں نے خود کو سنبھالا۔ جس انار کے درخت اور مہندی کی چھاؤں میں جا کر بیٹھتا تھا، اس کو کاٹ دیا گیا تھا۔ تمام گھر کو مسمار کر دیا گیا تھا۔ سب مزدور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل اداسی سے بھر گیا۔ ایک انسیت سی ہو گئی تھی اس جگہ سے۔ یوں لگتا تھا برسوں کا ساتھ ہو، مگر اب سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے خواب والی بات یاد آ رہی تھی، یعنی اس روز جو کچھ میں نے سنا تھا وہ سچ تھا۔ اس کا مطلب تھا جو کچھ بھی مجھے ملا تھا وہ جنات کی مہربانی کی وجہ سے ملا تھا۔ مزید برآں اب میری ان سے کبھی کوئی بات نہ ہو سکے گی، گویا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے یاسید بھری ایک نظر اس جگہ ڈالی جہاں وہ غیر مرئی مخلوق سے میرا تعلق قائم ہوا تھا، اور ملول دل کے ساتھ واپس آ گیا، اور پھر کبھی اس جگہ دوبارہ نہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرا اپنا بہت قریبی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ اس کے بعد میرا پاپڑ فروخت کرنے میں دل نہ لگا۔ دوسرے کام کے سلسلے میں جب میں نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے مجھے بچوں کی پینٹیں اور نیکر سلائی کر کے فروخت کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ خود بھی یہی کام کرتا تھا۔ اس کا مشورہ مجھے بھلا لگا، چنانچہ میں نے اس سے پینٹوں اور نیکر کی سلائی کا کام سیکھا اور اللہ کا نام لے کر یہ کام شروع کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کام میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور میں بے حد مصروف رہنے لگا، مگر جب بھی مجھے فرصت کے لمحات میسر آتے تو وہ انوکھے خریدار یاد آ جاتے۔ ساتھ ہی وہ دن بھی یاد آ جاتا جب آخری بار اس گھر کی طرف گیا تھا۔ میں اداس نظروں سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا جسے مسمار کر دیا گیا تھا۔ تب ایک شخص میرے قریب آیا اور کہنے لگا، بھائی لگتا ہے آپ کا اس گھر سے کوئی گہرا تعلق ہے، تبھی آپ اتنے آرام سے اس گھر کے ساتھ لگے بیٹھے رہتے تھے، ورنہ تو عام طور پر لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوتا تھا، اور اگر کوئی غلطی سے اس گھر میں لگے پھل توڑنے کی جسارت کر لیتا تو اس کی تو شامت آ جاتی تھی۔ اسی لیے لوگوں نے ان واقعات سے خوفزدہ ہو کر یہاں سے گزرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور یہ گھر آسیبی مشہور ہو گیا تھا۔
شکر ہے اس گھر کے مالکوں کو اسے بنانے کا خیال آیا۔ وہ تو کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر میری سوئی لفظ آسیب زدہ پر اٹک گئی تھی اور میں بڑی مشکلوں سے گھر پہنچا۔ میں نے سنا تھا کہ جنات جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ کوئلے کی شکل میں سونا دے دیتے ہیں، مگر میری مدد انہوں نے روپوں کی شکل میں کی تھی۔